अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 का ये थर्ड चैप्टर का लेक्चर सेकंड है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी टॉपिक है, वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी मैटर के ऊपर कि मैटर कैसे बनते हैं या उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जो हमने ऑलरेडी लिख दिए हैं। तो एक एक पॉइंट्स को हम लोग धीरे धीरे समझ लेते हैं कि क्या होता है। जिनका सबसे पहला पॉस्टुलेट था इस थ्योरी का, वो ये था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। देखिए, पुराने जो फिलोसफर्स वगैरह थे वो ये कह रहे थे कि मैटर जो होता है वो कहता होता है पार्टिकुलेट होता है। ठीक है ना, मतलब पार्टिकल का नेचर का होता है। ठीक है, मतलब उसमें ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो उसी पार्टिकल्स को डाल्टन ने नाम दिया एटम्स का। ओके। दूसरी बात उन्होंने कही कि एटम्स जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब ये इनडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते और इसको हम और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, ये सबसे छोटा और सबसे बेसिक यूनिट हो गई। ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा कि ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी एक केमिकल रिएक्शन में या केमिकल प्रोसेस में। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल देख रखा है, तो पीरियोडिक टेबल में नियरली 118 एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक। तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट के एटम्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं। जैसे हमने बात की, फॉर एग्जांपल हमने बात की हाइड्रोजन की। ओके, फॉर एग्जांपल हमने बात की हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन एटम है, अगर सॉरी हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो इसका एटम कहीं से भी आप निकालें, सपोज करिए आप यहाँ अपने शहर से निकालते हैं या किसी और शहर से निकालते हैं या कहीं से भी लेते हैं, पूरे यूनिवर्स में कहीं से भी, तो हमको हाइड्रोजन कैसा मिलेगा? हाइड्रोजन के सारे एटम्स कैसे मिलेंगे? आइडेंटिकल मिलेंगे। ठीक है, आप पूरे यूनिवर्स में से कहीं से भी हाइड्रोजन को लेके आइए तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे। ओके। फिर जितने भी कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं वो सारे एक जैसे होंगे, जितने भी आपके क्लोरीन के एटम्स पाए जाते हैं वो सारे एक जैसे होंगे। ये सारी बातें उन्होंने कही थी। फिर उन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड हैज़ डिफरेंट मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे उन्होंने ये कहा कि जैसे हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, तो सारे के सारे अपनी इंडिविजुअल जो है प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, उनका डिफरेंट मास होता है, साइज़ होती है या उनका केमिकल नेचर होता है। ओके, मतलब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम एलिमेंट की बात करें तो उनके सारे एटम्स सेम तरह से बिहेव करेंगे। ओके। फिर उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब सिंपलेस्ट नंबर में कंबाइन होता है एटम्स, ताकि वो क्या बना सके? कंपाउंड्स बना सके। ठीक है ना। तो ये थी उनकी थ्योरीज। केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी एटम जो होता है, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो सिंपल होल रेशियो में कंबाइन होते हैं। ओके। तो ये थी उनकी थ्योरी। बेसिकली अगर हम देखें तो हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि अगर हम जनरली बात करें तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो पूरी पूरी किस पे बेस्ड है? एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बताने पर। ठीक है ना, कि एटम होता है क्या? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ओके। और ये थ्योरी जो थी, बेसिकली ये थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी एक्सप्लेन कर रही थी और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को भी एक्सप्लेन कर रही। अगर आप नोटिस करें पॉस्टुलेट नंबर 3, तो बेसिकली ये सीधे सीधे बता रहा है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ओके, जो कि किसने दिया था? लेवोइजियर ने। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है। और अगर हम सिक्स्थ पॉस्टुलेट को देखें तो ये हमको दिख रहा है कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस है। ओके। तो बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी वो रिजेंबल कर रही थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। ठीक है ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को रिजेंबल कर रही थी। तो बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंटली, या हम कह सकते हैं, सॉरी एक्सपेरिमेंटली नहीं, बेसिकली इन्होंने दोनों लॉज का इस्तेमाल करके एक एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। ओके। तो इसके बाद आती है बात कि एटम आखिर है क्या चीज़? आखिर एटम है क्या चीज़? ओके ना। एटम के बारे में इन्होंने बताया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इंडिविजिबल होगा। ओके, टाइनीएस्ट होगा, ठीक, इंडिस्ट्रक्टिबल होगा। ये सारी बातें जो इसकी डेफिनेशन में आ रही हैं, ये सब किसके बेसिस पे आ रही हैं? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की बेसिस पे।
अच्छा, इंडिविजिबल होता है, टाइनी होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। अच्छा, ये दोनों बातें डिविजिबल और इंडेस्ट्रक्टिबल की बातें तो बाद में होंगी, पहले इसकी साइज़ की बात की जाए कि ये आखिर छोटा कितना छोटा होता है। मतलब जो भी मैटर बना हुआ है किसी भी एटम से, सॉरी, जो भी मैटर बना हुआ है किसी भी एटम का बना हुआ है, तो वो आखिर एटम की साइज़ कितनी होती है। ठीक, तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें एक एटम को, सपोज़ कर लेते हैं एक हाइड्रोजन एटम को कंपेयर करते हैं। ओके, हाइड्रोजन एटम को हम कंपेयर करते हैं एक चींटी से, आंट से, ओके, या वाटरमेलन से, इससे कंपेयर करें तो हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि साइज़ का क्या डिफरेंस होता है। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी जो साइज़ होती है वो होती है 10 × 10⁻⁻10 मीटर। ओके, एंड की बात की जाए तो एंड की जो साइज़ होती है वो होती है 10⁻⁻2 मीटर, और वाटरमेलन की जो साइज़ होती है 10⁻1 मीटर। तो बेसिकली वाटरमेलन अगर इतना बड़ा है तो चींटी इतनी बड़ी होगी, और एटम एक डॉट से भी छोटा होगा। ठीक है ना, मतलब ये काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, इतना कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, लेकिन एक जनरल आइडिया दे दिया गया है कि इतनी साइज़ इसकी होती है। ठीक, और आजकल एक नए नए टेक्नोलॉजीज़ इन एडवांस हो गई हैं, तो एक चीज़ इस्तेमाल होती है STM, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इस टेक्निक से हम फोटोग्राफ निकाल सकते हैं एटम्स की। ओके, फोटोग्राफ निकाल सकते हैं किसकी, एटम्स की। और NCERT में इस फोटोज़ को मेंशन भी किया है कि उसका सिलिकॉन एक एटम एलिमेंट होता है, उसकी फ़ोटो इस टेक्निक से खींची गई थी, और उसकी एक फ़ोटो मेंशन भी की हुई है। ओके, तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम एटम्स की फ़ोटोग्राफ निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो इसी के बाद जो है हमारा एक बेसिक आइडिया हमको मिल गया कि जैसे सपोज़ करें कोई एक मैटर है, सपोज़ कर लीजिए गोल्ड। ओके, हमने इसको हाफ़ किया तो अब ये हाफ़ बचा, फिर इसका हाफ़ किया, फिर ये हाफ़ बचा, फिर इसका हाफ़ किया, ये हाफ़ बचा, फिर इसका हाफ़ किया तो ये हाफ़ बचा। इस तरह से करते 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 हम एक जगह पहुँचेंगे जहाँ पे हमको सिर्फ क्या मिलेगा, सिंगल एटम मिलेगा। अब इस एटम के बाद हम इससे छोटी चीज़ों पर नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो ये सब बातें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से आती हैं। ओके, इसके बाद जो बात आती है वो ये है कि सिंबल्स की बात। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स काफ़ी ढेर सारे डिस्कवर हो गए, सॉरी, एटम्स और एलिमेंट्स काफ़ी ढेर सारे डिस्कवर हो गए, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है ना, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे मान लीजिए बार बार हम हाइड्रोजन लिखें, या मान लीजिए क्लोरीन लिखें, या ऑक्सीजन लिखें, तो इसको लिखने में भी काफ़ी लंबा होगा, और रिएक्शंस दिखाने में, प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम्स आएगी। ओके, तो कुछ टेक्निक्स निकाली गई, कुछ सिंबलाइजेशन निकाला गया, जिसमें इन जनरल 3 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं। एक एल्केमिस्ट सिंबल्स, जो कि ये बहुत एंशियंट सिंबल्स थे। ओके, एल्केमिस्ट सिंबल्स। इसके बाद जो हमारे डाल्टन थे उन्होंने भी कुछ सिंबल्स दिए, डाल्टन सिंबल्स। ओके, इसके बाद आता है फिर हमारा मॉडर्न सिंबल्स। तो इन जनरल 3 तरह के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो एल्केमिस्ट यानी पुराने एशियन टाइम के सिंबल जो इस्तेमाल होते थे, जैसे ये हो गया कॉमन सॉल्ट का सिंबल। ओके, ये हो गया हमारा गोल्ड का सिंबल। नीचे लिख भी देते हैं नाम ताकि आप इसको नोट्स में मेंशन कर सकें। ये हमारा कॉमन सॉल्ट का सिंबल हो गया, ये गोल्ड का सिंबल हो गया, ये सिल्वर का सिंबल हो गया, ये कॉपर का सिंबल हो गया। ठीक है, ये लेड का सिंबल हो गया। तो ये सारी चीज़ें अल्केमिस्ट इस्तेमाल करते थे, मतलब एंशियंट टाइम के जो लोग थे वो। फिर जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई तो उन्होंने शॉर्ट हैंड से टेक्निक बताई। ठीक है ना, कि हम बेसिकली ऐसे करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको और सिंपल करते हैं, हम सबको सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ले लीजिए, एक प्लेन ले लीजिए, इसमें आपका हल्का सा इसमें कलर्ड रहता है ये। ठीक है, ऐसे करके इसमें एक ऐसे बना लीजिए, इसमें प्लस बना लीजिए। तो ये सिंबल्स डाल्टन ने दिए। जैसे ये हाइड्रोजन का सिंबल है। ओके, ये हमारा कार्बन का सिंबल हो गया, ये प्लेन सर्किल ऑक्सीजन का सिंबल हो गया,
ये हमारा फॉस्फोरस का सिंबल हो गया, ये वाला हमारा सल्फ़र का सिंबल हो गया। तो इस तरह से डाल्टन के सिंबल्स थे। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इसको मेमोराइज़ करना, इसको बार बार मेंशन करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो रहा था। तो उसके लिए मॉडर्न सिंबल्स की बात की साइंटिस्ट ने, ठीक है, मतलब एडवांसमेंट आया कि इसको लिखने में प्रॉब्लम आती थी, तो एक नए सिंबल आए जिसको हम लोग बोला गया मॉडर्न सिंबल्स। तो बेसिकली मॉडर्न सिंबल्स में क्या होता था, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन है, तो इसका हम एक सिंगल लेटर ले लेते हैं एच। ओके, अगर मान लीजिए हीलियम है, तो अगेन इसका पहला लेटर एच है, तो एच लिखने पर कन्फ्यूज़न हो सकती थी हाइड्रोजन और हीलियम में। तो क्या कहा गया कि इसका एक और लेटर ले लिया, तो इसमें एच ई कर दिया गया। ठीक है, ऐसी हम बात करें जैसे कार्बन है, तो कार्बन का पहला लेटर क्या होता है, सी। ठीक है, कॉपर की बात करें तो हमारे पास इसमें भी सी है, तो इसका सिंबल बनाया गया सी यू। ठीक, जैसे हमने सल्फ़र की बात की तो सल्फ़र का लिखा गया क्या, एस। ऐसे ही हमारे पास आगे आता है सेलेनियम एलिमेंट, तो सेलेनियम का सिंबल भी एस होता है। कन्फ्यूज़न आई तो उसका एक और लेटर ले लीजिए, तो एस ई। इस तरह से करके पूरे के पूरे मॉडर्न सिंबल जो आज हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स के सिंबल बनाए गए। ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन होने लगा एलिमेंट्स का और एटम्स का। ओके, तो एक 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो सारे वैसे इन जनरल जो है सारे तो नहीं याद करवाए जाते, लेकिन अगर आप 1 से लेके 30 तक के सारे एलिमेंट्स अगर आप नोट करके साथ ही साथ उसके सिंबल्स याद कर लें तो आपको आगे चल के काफ़ी आसानी होगी केमिस्ट्री में पढ़ने में। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2-3 टॉपिक्स कवर की। पहली हमारी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद फिर हमने कवर किया आपका एटम्स क्या होते हैं उनकी साइज़ का कंपैरिजन, फिर उसके बाद एटम्स के और एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मासेस। ओके, उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों चीज़ें, फिर आगे और भी टॉपिक्स आती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।